ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की चौथी कड़ी, सकारात्मक सोच से सुनहरा भविष्य। श्रोताओं, पिछली कड़ी में आपने सुना एआई के विविध आयामों के बारे में। एआई ने सैन्य शक्ति को नई गति तो दी ही है, साथ ही अन्य दोनों में भी इसका योगदान सराहनीय है। हमारे उन श्रोताओं के लिए जो किसी कारणवश हमारी पिछली कड़ी को नहीं सुन पाए, उनके लिए प्रस्तुत हैं इसके कुछ अंश। सामने घेर लिया, उधर देखना पड़ेगा। साहब, आतंकवादी उस घर में छुपे हैं। सुबेदार राघव, क्या चल रहा है? श्रीकांत साहब, ये 3 या 4 आतंकवादी हैं। हाँ। सामने घर से रुक रुक कर फायर कर रहे हैं। पीछे की ओर मेजर राम भी हैं। आपका ही इंतजार था। अरे सुनो, घर में सिविलियंस भी हैं क्या? हाँ सर, शायद 4 या 5 घर वाले भी अंदर हैं। यही तो परेशानी है, अंधेरे में तीर भी तो नहीं चला सकते। जी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कैप्टन श्रीकांत, वेरी गुड। कहाँ है तुम्हारा मच्छर? लाया हूं सर, सारे मच्छर इसी में। ये देखिए सर, उन्होंने फायर बढ़ा दी है और आप लोग मच्छर की बातें कर रहे हो। पहले इन मच्छरों को खत्म कर लेते हैं। श्रीकांत जी, रिलैक्स राघव, रिलैक्स। हाँ तो कैप्टन श्रीकांत, पहला मच्छर भेज लो। लो सर, ये क्या मच्छर? राघव जी, ये आपकी एआई का ही कमाल है। लो सर, इमेज आनी शुरू हो गई। ओहो, ये आपका मच्छर छोटा सा ड्रोन एआई पर आधारित है। वाह सर, और ये ब्रीफ केस में स्क्रीन पर सब आ रहा है। और ये रहे आतंकवादी। हाँ, ये नीचे देखो सर, 3 होस्टेज हैं। टीम रेडी फॉर एक्शन। लोकेशन समझ लो। मेजर विपिन, आप यहाँ से, हाँ अपनी टीम के साथ जी, और मैं सामने से। श्रीकांत जी, तुम और राघव होस्टेज को सुरक्षित निकालोगे। ठीक है जी। हम कवरिंग फायर देंगे। जैसे ही होस्टेज बाहर आएंगे, हम फाइनल अटैक करेंगे। क्लियर? यस सर। चलो लोग बाहर चलो। अरे पीछे हट जाइए आप लोग। सर, श्रीकांत सर को गोली लग गई। कोई लेके जाओ उनको। कोई लेके जाइए श्रीकांत सर। चलो आप लोग बाहर चलिए। राघव, कहाँ हो राघव तुम? श्रीकांत सर, एक बात कहूं? हाँ कहो राघव। सर, ये ऑपरेशन भी कामयाब रहा हमेशा की तरह। आपकी एआई भी हमारे काम आई हमेशा की तरह, और आप फिर घायल हो गए हमेशा की तरह। और क्या राघव जी, सब परफेक्ट। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। लो कैप्टन श्रीकांत, आपके लिए फूल, और आपकी वजह से फिर मेजर राम को अस्पताल आने का मौका मिला। राम सर, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कैप्टन श्रीकांत, मैं क्या, अब तो पूरी यूनिट कह रही है कि अगर कैप्टन श्रीकांत को इंजरी नहीं हुई तो मिशन खतरे में आ सकता है। हाँ भाई, और सभी कह रहे हैं कि कैप्टन श्रीकांत के मच्छर तो काम के हैं ही, पर उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण उनकी इंटेलिजेंस से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ सर, आपने एआई की अच्छी बात छेड़ी। मैं तो पूछना चाह रहा था कि श्रीकांत जी, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब हमारे सभी ऑपरेशन में दिख ही रही है, पर क्या हमारे रोजाना के जीवन में भी एआई की कुछ भूमिका है? ओहो, तुम दोनों का एआई पर डिस्कशन खत्म ही नहीं हुआ सर। मैंने सोचा था कि दिल्ली के आर्मी अस्पताल में सब निपट गया होगा, पर अब कश्मीर के अस्पताल में भी यही चर्चा जारी रहेगी। अब तो चलो, पहला सवाल मेरा। आपका सवाल पूछिए सर। तो कैप्टन श्रीकांत,
ये इन मच्छरों में एआई की क्या भूमिका है? वाह मेजर राम, मैं भी बस यही पूछने वाला था। इन ड्रोन्स में एक कैमरा ही तो होता है, फिर इसमें एआई की क्या जरूरत? अरे नहीं नहीं, इन मिनिएचर ड्रोन्स में सिर्फ कैमरा ही नहीं बल्कि व्यक्ति को पहचानने की क्षमता भी होती है। जैसे कौन हमला करने वाला है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, और कौन आतंकवादी है और कौन आम नागरिक है। ये तक पहचान हो सकती है एआई से? हाँ भाई, अगर पुराना रिकॉर्ड हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहचान हो सकती है, पर अगर कोई रिकॉर्ड ना भी हो तो भी ये एआई व्यक्ति के आक्रामक रवैये से भी उसे पहचानने में सक्षम है और इसी से हमलावर या आतंकी की पहचान कर लेती है। पर कैसे? राम सर, इसी के लिए तो डाटा जमा किया जाता है। ये डाटा लाखों करोड़ों लोगों का होता है, जिसमें उनकी भाव भंगिमा, हाव भाव आदि का डाटा होता है। बस हमारा मच्छर इसी से सब पता करता चलता है और हाँ, हमें चुपचाप आतंकियों की लोकेशन भी दे देता है। देखिए सर, ये एआई कभी पूरी मानवता पर ही हावी हो गई तो? हाँ, यह खतरा तो मुझे भी नजर आता है। श्रीकांत, राघव जी ने ठीक कहा। अब एआई ही मानव को कंट्रोल करने लगे तो? अरे सर, वैसे एक बात कहूं, ये आज की एआई एक मच्छर के दिमाग के बराबर भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो मानव को कंट्रोल करना तो दूर की बात है। क्या बात करते हो श्रीकांत सर, आपका मच्छर तो बड़ों बड़ों के दिमाग से तेज है। अरे नहीं राघव जी, ऐसा लगता है पर ऐसा है नहीं। असल में आजकल के जो रोबोट्स हैं ना, वैज्ञानिकों का कहना है कि उनकी अक्ल एक मच्छर के बराबर भी अभी नहीं हुई है। हैं? एक मच्छर के बराबर भी नहीं? वो कैसे? देखो, अब वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े रोबोट बनाए, पर एक कमरे में घुसने और वहां रखी वस्तुएं पहचानने के लिए एक रोबोट को अरबों खरबों कैलकुलेशन करने पड़ते हैं और उसमें भी कई बार गलती हो जाती है। तब वैज्ञानिकों ने सोचा सबसे सरल, बेहद सूक्ष्म और बहुत कम न्यूरॉन्स वाले मच्छर के दिमाग पर काम किया जाए और उन्हें इंसेक्टाइड्स या बग बॉट्स तैयार किए। फिर भी ये कमरे में एक मच्छर की उड़ान के आगे कुछ नहीं थे, जबकि अरबों कैलकुलेशंस करने में सक्षम थे। अच्छा, पर सुना है अब तो रोबोट में कॉन्शियसनेस यानी चेतना जगाने की तैयारी है। अरे नहीं सर, कहां मानव का दिमाग और कहां रोबोट, या कहें कहां एआई। एआई पर काम करने वालों ने कॉन्शियसनेस यानी चेतना के 4 स्तर बताए हैं। अच्छा, पहला चेतना का स्तर है लेवल 0, दूसरा स्तर है लेवल 1, तीसरा स्तर है लेवल 2 और चौथा स्तर है लेवल 3। क्योंकि रोबोट चलने फिरने लगे तो लेवल 0 से आगे निकल गए। वैज्ञानिकों ने रोबोट्स को चेतना के लेवल 1 में डाला है, यानी मच्छर के बराबर ही स्तर है। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि मच्छर चेतना के मामले में इन रोबोट से बहुत आगे हैं। अब खुद ही सोचिए, ये रोबोट्स ना तो छुपने के लिए जल्दी से कोई जगह ढूंढने में सक्षम है, ना अपने शिकार करने वालों को पहचान सकते हैं और ना ही उनसे बच सकते हैं, और ना ही खाना ढूंढने या आवाज ढूंढने की उनमें स्वतंत्र क्षमता है। तो इनकी चेतना की किसी सुस्त कीड़े के बराबर होने की तुलना की जा सकती है। मच्छर जैसे एक्टिव कीट से तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अभी मानव से इतने पीछे हैं ये एआई आधारित रोबोट्स, आश्चर्य है। और क्या सर, लेकिन हाँ, जितनी तेजी से कार्य हो रहा है ना, हो सकता है कि कुछ दशकों में ये लेवल 2 पर आ जाए, जब इनमें अन्यों के अनुसार दुनिया का मॉडल बनाने की क्षमता आ जाएगी। और लेवल 3 यानी मानव के स्तर तक आना अभी बहुत दूर है। कह सकते हैं कि कई दशक लग जाएंगे। अभी तो मौजूदा एआई को अरबों खरबों डाटा भी पहुंचाना है। आइए अब सुनते हैं इसके आगे की कहानी। श्रीकांत साहब, हम आईआईटी दिल्ली में आपके प्रोफेसर से मिलने जा रहे हैं ना? हाँ, सूबेदार राघव, प्रोफेसर रमन जी से। पर श्रीकांत साहब, आप तो आईआईटी मद्रास चेन्नई से पढ़े हैं ना, तो दिल्ली में क्यों मिल रहे हैं? प्रोफेसर रमन जी का ट्रांसफर हो गया है क्या? आईआईटी मद्रास ही है। और राघव जी, पूरे रास्ते एआई पर कॉन्फ्रेंस के पोस्टर नहीं देखे आपने? दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रोफेसर रमन जी उसी में स्पेशल इनवाइट ही हैं। पहला लेक्चर उन्हीं का है। अच्छा। असल में देश में एआई के काम को आगे बढ़ाने का श्रेय प्रोफेसर रमन जी को ही है। अच्छा, तो कैप्टन साहब, यहाँ भी एआई की ही चर्चा है।
पर आप तो ठीक हैं। लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा? अरे श्रीकांत साहब, ये तो नियम है कि एआई पर चर्चा शांति से अस्पताल में ही होती है और उसके लिए आपको घायल होना होता है। सूबेदार राघव, ये मत भूलिए कि मैं आपका सीनियर अधिकारी हूं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं कैप्टन श्रीकांत, मेरा मतलब है कि ये नहीं था। क्या सूबेदार राघव जी, मुझसे कई गुना अनुभव तो आपको ही है फौज का। मैं भी मजाक कर रहा था। लो राघव जी, ऑडिटोरियम आ गया। मैं जरा वॉशरूम हुआ हूं, आप यहीं रुकिए। अरे श्रीकांत साहब, आराम से जाइए, अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। हाँ हाँ। सूबेदार राघव जी। अरे जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी। कोई फौजी है? खून निकल रहा है। एम्बुलेंस बुलाओ। ये बेहोश हो गया। हटिए, पीछे हटिए। श्रीकांत साहब, अरे एम्बुलेंस। अरे कैप्टन साहब, लेटे रहिए, लीजिए पानी पीजिए। राघव जी, क्या हुआ था? मैं अस्पताल कैसे आ गया? आराम से, आराम से। कैप्टन श्रीकांत, आप जल्दबाजी में चिकने फर्श पर फिसल गए थे, जिससे आपके सर पर चोट आई और कंधा उतर गया था। अब सब ठीक है। पर कैप्टन साहब, यहाँ डॉक्टरों और नर्सों को मैंने कहा कि मोटरसाइकिल पर 4 बदमाश एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहे थे। साहब ने उन्हें पकड़ा, थोड़ी हाथापाई हुई, पर हमारे साहब ने उन चारों को खूब पीटा और औरत का पर्स वापस दिलवाकर उन्हें पुलिस के हवाले किया। बस हाथापाई में थोड़े घायल हो गए। राघव। अरे, आपको होश आ गया? जी सिस्टर। काफी लंबे समय तक बेहोश रहे आप। दर्द का इंजेक्शन दिया है आपको, इसलिए थोड़ा सर भारी लग रहा होगा। जी। थोड़ी नींद भी आई होगी। आप आराम कीजिए। 4 बदमाशों से अकेले निपटने की भी थकान रही होगी। जी सिस्टर। आप आराम कीजिए। जी सिस्टर। राघव जी, लगता है इसे आपकी कहानी पर भरोसा नहीं है। मुस्कुराकर निकल गई है। हाँ कैप्टन श्रीकांत, लग तो मुझे भी रहा है, पर कोई नहीं, ये कोई प्राइवेट क्लिनिक है। कल यहाँ से निकल लेंगे, तब तक क्या राघव जी? अरे तब तक थोड़ा एआई पर चर्चा हो जाए। अरे कमाल करते हैं आप भी। मैं इतनी तकलीफ में हूं और आप एआई पर चर्चा करेंगे? खैर, क्या पूछना है, पूछिए। कैप्टन श्रीकांत, आज मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये एआई की खुराफात सबसे पहले किसके दिमाग में आई? सबसे पहले किसने एआई के बारे में सोचा? अब देखो, ये कहना तो मुश्किल है कि सबसे पहले किसके दिमाग में आया, लेकिन यूनानी दंत कथा में एक टेलोस दानव का जिक्र आता है जो तांबे का बना था। टेलोस या थैनोस? जी नहीं राघव जी, टेलोस, जो क्रीट नामक द्वीप का रक्षक था। अरे प्रोफेसर रमन जी, आप और प्रोफेसर हसन जी भी। आइए सर, आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे श्रीकांत, क्या हाल है भाई? मुझे लेक्चर के बाद तुम्हारे गिरने का पता चला, बस मैं और प्रोफेसर हसन दौड़े चले आए। सर, जरा कैप्टन श्रीकांत का टेम्परेचर लेना है। जी सिस्टर, लीजिए। और आप? सर, मैं सूबेदार राघव साहब की रेजिमेंट से ही हूँ। मैं साहब के साथ ही था कि... अरे तो आप इन्हें गिरने के बाद यहाँ लेकर आए। असल में नया फर्श बना है और टाइल्स कुछ चिकने ही लग गए हैं। और जी सर, मैं ही इन्हें यहाँ लेकर आया। कैप्टन साहब ने काफी बहादुरी दिखाई, पर टाइल्स में ही दिक्कत थी। तो सूबेदार साहब, आप ही श्रीकांत को यहाँ लाए। जी। गुड। पर इसमें बहादुरी। चलिए, आपको बुखार नहीं है। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने आपका स्कैन भी देख लिया है, उसमें भी कुछ नहीं है। आपको कल ही छुट्टी मिल जाएगी। अरे वाह, थैंक यू सिस्टर। पर आपने कहा कि स्कैन में कुछ नहीं है, दिमाग तो आया ही होगा। अरे भाई। चलिए सर, सिस्टर गई। असल में हमने यहाँ कहानी कुछ और ही बता रखी है, पर आपने तो पोल ही खोल दी सर। अच्छा, कुछ बहादुरी का किस्सा सुनाया होगा। लेकिन बात बताऊं, सिस्टर ने
हमें तो यही कहा था कि वो पेशेंट जो फिसल गए हैं पकड़े गए तुम। सच में काफी बेइज्जती हो गई। तो चलिए कैप्टन साहब, आप अपनी बात पूरी करिए, मैं कॉफी मंगवाता हूँ। अरे सूबेदार राघव, अब एआई का पहला विचार कब कौन था ये आप प्रोफेसर रमन जी से ही सुनिए। जी सर। मुझसे अच्छा ही बताएंगे वो। हाँ भाई, जरूर बताएंगे। और वैसे भी ये विदेशियों की गपशप सुनाएगा, हम कम से कम कुछ भारतीय बातें तो बताएंगे। प्रोफेसर रमन जी ये किसी टेलोस की बात कर रहे थे। ओहो, वो तांबे का बना ग्रीक दानव। हाँ भाई, वो दौड़ता लड़ता सब था। अब क्योंकि तांबे जैसी निर्जीव धातु का बना था और उसमें जीवन भी था, तो उसे आज की एआई से जोड़कर तो देखा ही जा सकता है। बिल्कुल 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 ठीक कहा प्रोफेसर हसन। ये निर्जीव चीजों को जीवन देने और मनुष्य की तरह ज्ञानवान बनाने की कोशिश ही तो है एआई। हालांकि दंत कथाओं में अक्सर ऐसे जिक्र आते हैं, जैसे एक यहूदी दंत कथा में गोलेम का जिक्र है। बिल्कुल। जो मिट्टी का बना था। कहा जाता है कि किसी भगवान का नाम लिखकर उसके मुंह में डाल दो तो वो आदमी की तरह हिलने डुलने लगता है। अच्छा। जी हाँ, पर बोल नहीं सकता था। हाँ प्रोफेसर रमन, ठीक कह रहे हो तुम। मुझे ये कहानी याद है, आप ही ने सुनाई थी। पर श्रीकांत, तुमने ये कैसे कह दिया कि ये कहानी थी? हैं? तो क्या टेलोस और वो गोलेम क्या वो सच में थे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हमें पता नहीं है तो क्यों नहीं हो सकता? हजारों साल पहले आदमी ने सोचा और वक्त बीतने के साथ वो सोच आगे बढ़ी। उसमें कई रंग भरे गए और फिर उसी आदमी ने उस सोच को आज पूरा किया या पूरा करने की ओर कदम बढ़ा दिए। उसी आदमी ने? हाँ प्रोफेसर हसन जी, आप तो डरा रहे हैं। वो आदमी तो हजारों साल पहले मर गया होगा, तो फिर क्या उसके भूत ने सपना पूरा किया? क्या सूबेदार साहब, अरे वही तो था। और आप भी तो वही हो, वही आदमी। प्रोफेसर रमन, अब तो आप सच में डरा रहे हैं। मैं तो फौजी हूं सर। अरे राघव, तुम प्रोफेसर रमन की बात नहीं समझे। वो कह रहे हैं कि हम मानव यानी होमोसेपियंस एक ही तो है। कोई सोचता है और कोई उस विचार को आगे बढ़ाता है। ये विकास का ही तो हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा कैप्टन श्रीकांत। अगर आदमी विकासवाद के चलते बंदर से यहां तक की यात्रा कर सकता है, तो क्या कभी गुफा मानव ने जो सपने देखे उन्हें क्या पंख नहीं मिले होंगे? वो सपने भी तो सच होने निकल लिए होंगे। वाह प्रोफेसर हसन, बिल्कुल सही कहा आपने। कभी गुफा मानव ने पंछियों की तरह उड़ने का सपना देखा। अब गुफा मानव खत्म हो गए, पर सपना थोड़े ही ना खत्म हो गया। बिल्कुल, उसने उड़ान जारी रखी और आज मानव के उड़ने का सपना भी सच हो रहा है। ठीक कहा श्रीकांत। वैसे देखा जाए तो कभी मन की गति से चलने वाले पुष्पक विमान का हजारों साल पहले जिक्र आया है, राइट? और आज सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक यानी आवाज की गति से 5-6 गुना तक तेज विमान उड़ने लगे हैं। और अब तो ऑटो पायलट भी है जो विमान खुद ही उड़ा लेता है। ये क्या है बोलो? एआई ही तो है ना। और क्या? पर प्रोफेसर साहब, एआई की बात तो बीच में ही रह गई। अरे कहां बीच में रहेगी राघव जी, सब एआई की ही तो बात हो रही है। अब सब एक सोच से ही तो आगे बढ़े हैं। मानव की सोच ही हर टेक्नोलॉजी का आधार है, तभी तो सकारात्मक भली सोच रखनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखो, कहने को तो ये एक फिल्म की कहानी है जिसमें एक गोल्डन आर्मी थी। सोने और अन्य धातुओं से बने ये रोबोट जैसी सेना सिर्फ उसी का कहना मानती थी जिसके सर पर एक खास मुकुट हो, और मुकुट पहनकर वो जो भी आदेश देता था उसे सेना पूरी करती थी। क्योंकि सेना धातु की बनी थी तो कभी नष्ट नहीं हो सकती थी और हमेशा जीतती ही थी। अब ये कहानी जिसने भी लिखी, भाई वो एआई की ही तो बात कर रहा है ना। क्यों प्रोफेसर रमन, एआई की बात कैसे हुई? अरे राघव जी, पहले बताया तो था, जो निर्जीव वस्तुएं मानव की तरह कार्य करें, उनकी तरह सोचें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो हुई। अब देखिए सूबेदार जी, मानव की कल्पना यही रही है कि लोहा, पत्थर आदि सब निर्जीव चीजें उसी की बात माने, ठीक है ना? कहाँ मनवाना है, हाँ?
तो मानव कैसे काम करता है इस पर काम शुरू हुआ। अब हालांकि मानव शरीर पर काम करने वाले रोगों का इलाज करने लगे हैं, पर कहीं दूर बैठा कोई आदमी मानव शरीर के बारे में जो ज्ञान उपलब्ध हो रहा है उससे वो मानव जैसा ही कुछ बनाने की सोचने लगा। सही कहा प्रोफेसर रमन, अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है। शायद ऐसे ही फ्रैंकनस्टीन ने खतरनाक राक्षस तैयार कर दिया। अरे वाह राघव जी, आपने विक्टर फ्रैंकस्टीन के बारे में पढ़ा हुआ है? जी सर। भाई वाह। अरे सर, अपने सूबेदार राघव अपने बच्चों के चक्कर में फुल अपडेट रहते हैं। कभी इंजीनियर की पढ़ाई करने जा रहे थे, जी सर। फिर परिवार की हालत देखकर फौज ज्वाइन कर ली। पर किसी भी मिशन को डिजाइन करने में सबसे अहम हमारे राघव जी की ही भूमिका होती है। अरे कैसी बात कर रहे हैं कैप्टन श्रीकांत। वैसे 1818 में मेरी शैली के इस उपन्यास पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं और मैंने कुछ देखी भी हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप लोग ये कहना चाहते हैं कि मानव की सोच ही आज एआई के सपनों को सच कर रही है? और ये मानव की सोच ने अगर फ्रैंकनस्टीन बना दिया तो? हाँ, ये तो है सूबेदार जी, पर हर रोज अगर फ्रैंकनस्टीन बन रहे हैं तो हर रोज मानवतावादी भी तो बन रहे हैं ना। बिल्कुल। मानव की सोच तभी तो सकारात्मक होनी जरूरी है। जैसी सोच होगी वैसी ही मानव की पीढ़ी विकसित होगी। बिल्कुल। लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। कभी जो दंत कथाओं तक सीमित होता था वो अब सामने आने लगा। ठीक कहा प्रोफेसर रमन जी। अब सोचिए, कभी हैरी पॉटर का वो लबादा भी बन जाएगा जिसे ओढ़कर गायब हो जाता था वो। हाँ बिल्कुल। क्या ऐसा भी हो सकता है? अरे क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई पदार्थ प्रकाश को अपने आर पार जाने दे तो हो गए गायब। अब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ऐसा पदार्थ बना लिया है जिसमें लाल रंग की रोशनी घूमकर उसके पार चली जाती है। बिल्कुल। यानी लाल रोशनी में वो पदार्थ नजर नहीं आता। क्या कह रहे हैं रमन साहब? हाँ, लाल रोशनी में वस्तु नजर नहीं आती बल्कि वहीं पर होती है। फिर तो आगे चलकर सफेद रोशनी में भी वो वस्तु नजर आनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल, क्यों नहीं हो जाएगी राघव जी। भाई, सफेद रोशनी तो 7 रंगों से बनी है ना। अब उसमें से लाल रंग की रोशनी को बैन कर लिया गया है। कुछ वर्ष में बाकी के 6 रंग भी बैंड हो जाएंगे तो हो जाएगा हैरी पॉटर का लाबादा तैयार। वाह। तो सूबेदार राघव जी, ये समझिए कि आप जो एआई का इतिहास पढ़ रहे थे जी, वो ऐसे ही विचारों और छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। असल में मानव हमेशा से ही ऐसी वस्तु बनाने की कोशिश में रहा जो अपने आप चलती रहे या कार्य करे, मतलब स्वचालित यानी ऑटोमेटिक। जी सर, आपकी कॉफी और सैंडविच। और हाँ सर, प्लीज मरीज को नहीं दीजिएगा। अरे नहीं सिस्टर, नहीं, मैं तो वैसे कुछ भी खाने के मूड में नहीं हूँ। अभी सर में थोड़ा भारीपन है। हाँ सर, गिरने से थोड़ी चोट तो आई ही है। लगता है आप काफी तेज गिरे थे। और आईआईटी का फर्श भी काफी स्मूथ है। बिल्कुल। अरे सूबेदार साहब, आपने क्या कहा था इसे? इसे तो सब सच पता है। लीजिए सर, कॉफी लीजिए। थैंक यू राघव जी। वैसे श्रीकांत, तुमने सही कहा कि मानव हमेशा से ऑटोमेटिक वस्तु बनाने की सोच में लगा रहा और इसमें काफी सफलता भी मिली, खास तौर से हथियारों के मामले में। वैसे प्राचीन काल में भी ऐसे शस्त्रों का जिक्र आता है जो अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकट होते और अपना कार्य करके चले जाते थे। बिल्कुल हसन सर, कई बार पौराणिक कथाओं, रामायण, महाभारत आदि पढ़ता हूँ तो सभी अस्त्र शस्त्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नजर आते। अब सुदर्शन चक्र को ही ले लीजिए, जब चाहा तब प्रकट, अपना काम किया और गायब। बिल्कुल। और एक ही व्यक्ति से नियंत्रित होता था, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा अपने स्वामी की पहचान करता है। ठीक कहा श्रीकांत, बिल्कुल ठीक कहा। एक बार विश्व की मशहूर पत्रिका रीडर्स डाइजेस्ट ने लिखा था कि महाभारत विश्व का पहला परमाणु युद्ध रहा होगा। अच्छा। और अगर कहानी है तो विश्व की पहली साइंस फिक्शन। राइट। अगर बच्चों में आजकल मशहूर पात्र थॉर की बात करें तो उसका हथौड़ा हमेशा उसी के पास उड़कर आता है कि नहीं? अब ये हजारों वर्ष पहले की कथाएं हैं या कहें कि कल्पना है, पर इसी से प्रेरित होकर ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों ने बूमरैंग बनाया। अच्छा। जी हाँ, जो चलाने वाले के हाथ में घूमकर वापस पहुंच जाता था। जी
हाँ, अब इन आदिवासियों के बूमरैंग पर थॉर का हथौड़ा आधारित था या थॉर के हथौड़े पर बूमरैंग, ये शोध का विषय हो सकता है। अच्छा। लेकिन भाई बताइए, विचार तो था ही ना। रमन साहब, विचार तो थैनोस का भी आ गया है। तो क्या चुटकी बजाते ही आधी आबादी खत्म? वैसे राघव जी, आपने जो बात कही वो सोचने की जरूरत है। एक विज्ञान लेखक ने कभी लिखा था कि टेक्नोलॉजी तो आग की तरह है। आग चाहे तो रोटी सेक लो या घर जला लो, तय तो मानव को ही करना है। हाँ प्रोफेसर हसन, ये बात आपने ठीक कही। अब एआई के दौर में जब टेक्नोलॉजी ही दुनिया का नया इतिहास लिख रही है, ऐसे में मानवीय मूल्यों की रक्षा और नए सिरे से उसकी विवेचना भी बेहद आवश्यक है। सकारात्मक सोच से ही सुनहरा भविष्य बनेगा। बहुत बढ़िया बात कही राघव जी आपने। सर, एक हमारे मेजर राम है, एक बार मुझसे कह रहे थे कि श्रीकांत, सब कहते हैं कि ये विज्ञान का युग है, साइंस का जमाना है, पर मैं कहता हूं कि अब साइंस नहीं बल्कि साइंस फिक्शन युग है। बिल्कुल सही। और मानवीय मूल्यों की आज जितनी आवश्यकता है ना, उतनी आवश्यकता शायद पहले कभी नहीं रही। बिल्कुल श्रीकांत। लेकिन सर, अब आपको आराम की आवश्यकता जरूर है। प्लीज सर, अब आप लोग पेशेंट को आराम करने दीजिए। ओके सिस्टर, श्योर। बाय द वे, थैंक्स फॉर नाइस कॉफी। हाँ ठीक है श्रीकांत, तुम ठीक हो जाओ, फिर 1-2 दिन में मिलते हैं। जी, मैं अभी पूरे हफ्ते यहीं हूँ। जी सर, मैं ठीक होकर IIT आता हूँ। आइए। श्योर। हाँ श्रीकांत, लेकिन IIT में संभल के चलना, अब फिर से मत गिर जाना। अरे सर, हमारे साहब आपके फर्श पर गिरे हैं, आपकी कॉन्फ्रेंस जरूर सफल होगी। थैंक यू। टेक केयर श्रीकांत। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, बाय। आने वाला कल। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की चौथी कड़ी सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर अनुराग शर्मा, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्देशन काजल सूरी, प्रस्तुति सहायक शिवाली। भाग लेने वाले कलाकार थे दिनेश वर्मा, मनोज शर्मा, JP सिंह, हिम्मत सिंह नेगी, कशिश खान और विशाल कुमार। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। आप जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कौन सी पत्रिका ने लिखा था कि महाभारत विश्व का पहला परमाणु युद्ध था? कौन सी पत्रिका ने लिखा था कि महाभारत विश्व का पहला परमाणु युद्ध था? और दूसरा प्रश्न है, बूमरैंग किस देश का उपकरण है जो चलाने वाले के हाथ में वापस आ जाता है? बूमरैंग किस देश का उपकरण है जो चलाने वाले के हाथ में वापस आ जाता है? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता जरूर लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।